ठीक है भैया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्किट डायग्राम की बात की थी। सिंपल सर्किट के हमने क्या बताया थे, कितनी एसेंशियल पार्ट होने चाहिए। सिंपल सर्किट में क्या क्या होने चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, सेल या बैटरी होनी चाहिए, एक वायर या कंडक्टर होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक या कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि सर्किट है, एक सिंपल सर्किट है ना। सिंपल इतनी बातें की थी, है ना। एमीटर कैसी डिवाइस है बताओ। एमीटर का मतलब मैंने कहा था कौन सी डिवाइस है जो क्या मेजर करेगी। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगी। और सर्किट में हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। हमेशा सर्किट में कौन से कॉम्बिनेशन में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। ये बात किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। फिर हमने कहा था वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी बताए थे क्या। अच्छा लिख लो, वोल्टमीटर का लिख लो, आप लिखो वोल्टमीटर। देखिए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है ये भी लिख लो भाई, जरा लिख लो जल्दी से। लिखिए वोल्टमीटर। बाकी सिंबल्स इसका देख ही लिए हम लोग। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी। लिखो एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स potential difference, an instrument which measures potential difference, an instrument which measures potential difference, an instrument which measures potential difference between any 2 points in the circuit, between any 2 point in the circuit। सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में क्या मेजर करता है ये भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें भी वही कहानी है, जिस साइड से करंट एंटर करेगा वहां पॉजिटिव टर्मिनल, जिस साइड से निकलेगा वहां क्या होगा। जैसे इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मेजर करने के लिए हमने इसको लगा दिया, एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। जिस साइड से इसमें करंट एंटर करेगा उधर कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव वाला होगा टर्मिनल। जिस साइड से करंट बाहर निकलेगी उधर क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये सब याद करने की चीजें हैं, ये ध्यान रखना। ये थोड़ी सी चीजें हैं कन्वेंशनल, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस साइड से करंट एंटर करती है वो क्या होता है भाई, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जिस साइड से करंट बाहर निकलती है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसे एमीटर में था, एमीटर के केस में क्या था भाई, जिस साइड से करंट एंटर करती थी वहां क्या होता था, पॉजिटिव टर्मिनल होता था। जिस साइड से निकलेगा वहां क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऐसी कुछ बात किए थे वहां भी। और वो तो किसमें होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्टमीटर क्या होगा सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लिखो it is always connected in the series, लिखो लिखो, it is always connected in parallel, it is always connected in parallel, it is always connected in parallel with circuit, it is always connected in the it is always connected in parallel with circuit। ये सर्किट में हमेशा क्या होगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा उसके साथ, ठीक है हमेशा। लेकिन एमीटर किस कॉम्बिनेशन में था, एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में था। वोल्टमीटर किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन दोनों में साइन कन्वेंशन एक सा है। जिस साइड से करंट एंटर करेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा। जिस साइड से निकलेगा उधर क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात करेंगे। फिर हम एक आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। आइडियल एमीटर क्या होते हैं, आइडियल एमीटर क्या होता है, एक होता है आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल का मतलब इनका खुद का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियल का मतलब जिनका खुद का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, आइडियल। आइडियल एमीटर का मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। या आर इक्वल टू लगभग कितना होगा, 0 होगा। लगभग कितना होगा, 0 होगा। एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो या लगभग 0 हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाओ दो मुझे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। घर पे फोन करना है, कर चुकी, करना है, कर लिया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीटर। आइडियल एमीटर का मतलब एक ऐसा मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा या लगभग बहुत कम होगा, लगभग 0 के आसपास होगा।
आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होगा? आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होगा भाई? आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस। क्या होगा इसका रेजिस्टेंस भैया? हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस। लिख लो, हाई रेजिस्टेंस, या लगभग इन्फिनिटी होगी। हम कहेंगे लगभग कितना होगा? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? बहुत बड़े नंबर से। हमने कहा ना साइंस में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े नंबर से होता है, बहुत लार्ज वैल्यू से होती है, बहुत बड़ी वैल्यू से होती है, बहुत ह्यूज वैल्यू से होती है ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आइडियल एमीटर का मतलब लो रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लगभग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लगभग कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये केसेस भी ध्यान रखें, इनका भी हमें काम पड़ सकता है आगे, क्वेश्चन वगैरह करेंगे बोर्ड के तो आएगा। ठीक है, अच्छा हटा दो इसको, देख लिया। अच्छा, वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे होगा भाई बताओ? बनाया ना सर्किट सिंबल, हमने देखा ना, वी बनाएंगे, इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव। ये तो इसका सिंबल होगा। सर्किट सिंबल की बात की ना पीछे, हटाओ इसको, क्लियर है? चलो भाई, हम्म सर्किट डायग्राम की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पढ़ने हैं ओम्स लॉ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओम्स लॉ। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस आते हैं इस पे। फिर सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे तब भी इसको यूज करेंगे, मतलब इससे क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आने ही आने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसलिए इस टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है। हेडिंग करिए ओम्स लॉ, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देखो भाई, ओम्स लॉ, हेडिंग कर लो ओम्स लॉ। ओम साहब का लॉ पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ओम्स लॉ। ओम साहब का लॉ लिखेंगे, लिखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बात करेंगे हम लोग ओम्स लॉ की। कितने जन ने पढ़ा है इसको बताएं? किसी ने पढ़ा है अभी तक? आप लोगों के चैप्टर्स तो कंप्लीट हो रहे होंगे, क्यों भाई? नहीं हो रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, बताएंगे। लेकिन ओम्स लॉ की सर्किट पहले बनाओ, कई बार आ जाता है एग्जाम में, ड्रॉ नीट एंड क्लीन सर्किट ऑफ ओम्स लॉ। तो अब सब नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा बेटा, कई बार तो वोल्ट मीटर एमीटर में आ जाता है, मीटर वोल्ट मीटर में आ जाता है, तो पता नहीं चलता कौन क्या मेजर करेगा ना। नीट एंड क्लीन, हाँ। बाकी तो आप पहले से क्लीन है। देखो यहाँ, बना ले भाई, चल। ये क्या बता रहा है? क्लोज की का बता रहा है या ओपन की का है ये सिंबल कौन सा है? क्लोज की का है या ओपन की का है? क्लोज की, हमने कहा था ना डॉट बना होगा तो क्या होगा? ये क्लोज की होगा। याद आया कुछ? याद तो नहीं है सर, लेकिन आप कह रहे हैं तो याद है, मान लेते हैं। वैसे याद तो नहीं था। याद था? अभी बहुत कुछ पूछूंगे बेटा, कि बस इतना ही याद था? अच्छा, करंट के मैं डायरेक्शन की बात नहीं किया, अभी लिख लूंगा, मैं बताऊंगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी भैया, और किस साइड जाएगी? नेगेटिव टर्मिनल पे आएगी भाई। ओम्स लॉ की ये सर्किट है, ध्यान रखना। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिखी होगी जिसका कोई रेजिस्टेंस आर है। एमीटर है, देखो सीरीज में है, वोल्ट मीटर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसके साथ। ये एक स्विच है, की है, क्लोज है या ओपन? क्लोज्ड की है, मैं सिंबल भेज देता हूँ अभी। ये सेल हमारा एक लगा है ना, तो सेल बोलेंगे। एक से ज्यादा होता तो क्या बोलते हैं इसी को? बैटरी। पीछे पढ़े ना, एक से ज्यादा सेल होगा तो क्या बोलेंगे उसको? बैटरी। एक होगा तो क्या बोलेंगे? सेल। अभी सेल और बैटरी क्या है उसको भी बता देते हैं आपको, सब कुछ बताएंगे, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सबको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आए, कहाँ भी आए, कैसे भी आए, आप करके आओ। ठीक है, लिखो। बनाया इसको? बना ले भाई।
ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बताया जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए हम डिस्प्लेस करते हैं, तो इसमें हमारा जितना वर्क परफॉर्म होता है, जो हमारा वर्क डन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब उसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसमें जो वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों चीजें डिफाइन किए थे हम लोगों ने, पढ़े थे डिटेल में, लिखा था, एक चीज बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा है, बढ़िया। तो अब ये पढ़ेंगे ओम साहब का लॉ। देखिए ओम साहब अपने लॉ में ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करें, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करें। अरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता था, फिजिकल चेंज में क्या होता था, बताएं हमें, किस टाइप के चेंज को आप फिजिकल चेंज बोलते हो। हाँ, एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या होता है, शेप साइज चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा, आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना, स्टेट चेंज हो सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में आ सकता है, ये सब क्या है आपके फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। याद है कुछ। तो ये कह रहे हैं कि अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करें, फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करने का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाए, और क्या, अब उसके हम लेंथ को चेंज नहीं करें, उसके हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज नहीं करें, तो क्या होगा। कह रहे हैं ओम साहब कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं लाए, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें कंडक्टर में, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें अप्लाइड पोटेंशियल वोल्टेज की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो ओम साहब कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करें, जैसे ये कंडक्टर है, ना तो हम इसकी लेंथ चेंज करेंगे, ना ही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसकी थिकनेस वगैरह चेंज करेंगे, और ना ही इसका क्या है भाई टेम्परेचर चेंज करेंगे, ना ही इसका टेम्परेचर चेंज हो, कुछ ऐसा करें, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, इस कंडक्टर में जो क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अप्लाइड पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अप्लाइड पोटेंशियल का मतलब क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल का मतलब क्या है, सबसे नीचे, हाँ, अप्लाइड पोटेंशियल का मतलब क्या है, मतलब जो हमने सेल या बैटरी लगाया है उसके क्या होगा, वोल्टेज के पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा हाई वोल्ट का हम क्या लगाएंगे, बैटरी या सेल लगाएंगे, उतना ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, करंट की सप्लाई होगी। मैं समझ में आया। अगर कंडक्टर के फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेंगे तो इसमें जो करंट बह रही है, इसमें जो हम सेल या बैटरी लगाएंगे उसके वोल्टेज के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा उसका वोल्टेज होगा बैटरी का, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसमें करंट बहेगी। ऐसा कौन बता रहे हैं, ओम साहब बता रहे हैं। क्या इसे लिख लिया जाए, लिखो लिखो, if physical states फिजिकल स्टेट्स में क्या लिख देना आप लोग ब्रैकेट में, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखना टेम्परेचर कॉमा लेंथ, ब्रैकेट में लिखना टेम्परेचर कॉमा लेंथ, टेम्परेचर कॉमा व्हाट, लेंथ कॉमा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, etc ब्रैकेट क्लोज करो। होते हैं, बस हमने मेन 3 की बात की, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इस पे बेसिकली इन्हीं पे बनेगा, इसलिए हम 3 फैक्टर्स की बात करिए। किसकी बात की, टेम्परेचर की, लेंथ की, और किसकी बात की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की। मेजरली हमेशा चाहे जिस भी लेवल तक पढ़ेंगे हमेशा इसी का आता है, तो हम 3 लिखवा दिए, बाकी होते और फिजिकल स्टेट है, समझ ना, कलर है उसका, स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, ये सब नहीं बता रहे अपने को, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, इफ वी डू नॉट चेंज फिजिकल स्टेट्स, आपने क्या लिखा, इफ फिजिकल स्टेट्स ब्रैकेट में आप क्या लिखा, टेम्परेचर, लेंथ कॉमा क्या लिखा आपने, क्रॉस सेक्शनल एरिया, etc ब्रैकेट क्लोज करो, है ना। डू नॉट चेंज ऑफ ए कंडक्टर, डू नॉट चेंज ऑफ ए कंडक्टर, do not change of a conductor, do not change of a conductor, then
then current flowing through it, it means what, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, then current flowing through it, then current flowing through it will be directly proportional to the, 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 will be directly proportional to the potential या फिर voltage, potential और what, voltage applied at the terminals of the conductor, at the terminals of the what, conductor, at the terminals of the conductor. that is इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखेंगे आई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसी आर को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर से बात हो रही है, आर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिख लो भाई, आर को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यही आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसी आर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इसी आर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी आर को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर सिंपल वे में लिखना चाहे ओम्स लॉ तो क्या लिखेंगे, लिखो दैट इज लिख लो, और करके लिखो, और करके इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख लो या सेकंड स्टेटमेंट लिख लो। देखो, इफ फिजिकल स्टेट्स रिमेन सेम, if physical states remain same, if physical states remain same, then current flowing through a conductor, then current flowing through a conductor, then current flowing through a conductor will be directly proportional to the, will be directly proportional to the, will be directly proportional to the potential applied on it, potential applied on it। ठीक है, आप ऐसे भी याद करके लिख सकते हो अगर सिंपल वे में लिखना चाहते हो। बाकी जो हमने पहले लिखा है वो स्टैंडर्ड है, आप उससे लिखोगी ज्यादा इफेक्टिव है वो, समझ रहे हैं। बाकी ये भी सेंस दे रहा है पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना ज्यादा एलोबरेट करेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है भाई, लिखा आपने, ये सर्किट बना लिया, लिखा, ये सर्किट सिंबल है ओम्स लॉ का। ठीक है, फिर डायग्राम की बात करते हैं, ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ का भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। आपने लिखा V = I × R, 20 में क्या है, 20 में क्या है, 20 में क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लिख लो भैया, V क्या है इसमें, पोटेंशियल है। I क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होता है, पढ़े थे ना हम लोग। ग्राफ भी थोड़ा बना लीजिए इसके साथ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। इस साइड क्या है भाई, वोल्टेज है, इस साइड क्या है, करंट। 20 से क्या जाएगा, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
तो जब वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, जो स्लोप होता है क्या होता है भाई, V अपॉन आई होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। स्लोप का मतलब क्या होता है, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस को लॉन्ग लिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो आपने फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस को लॉन्ग लिया है उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। स्लोप का मतलब क्या है, समझ में आ रही बात। स्लोप का मतलब क्या होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी हमने y एक्सिस को लॉन्ग लिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो आपने x एक्सिस को लॉन्ग लिया है उसको कहां रखेंगे, नीचे। ये क्या होता है, स्लोप। तो हमने देखा ये बन जाएगा स्लोप V अपॉन आई। अगर इस फार्मूले से आप ध्यान से देखें, ये फार्मूले से अगर आप ध्यान से देखें तो V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर है। अगर मैं I को नीचे लाऊं तो क्या होगा, V अपॉन आई इक्वल टू क्या आएगा, R ही तो आएगा। यही तो है स्लोप अपना, बोलो भाई, यही है ना स्लोप। तो इनका जो स्लोप होगा, वोल्टेज और करंट में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, क्या देगा अपने को, रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस क्या है अभी डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। पहले समझना, सिंबल तो हम लोगों ने देख लिया था क्या है क्या नहीं। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, सर्किट सिंबल इसका ये लिखा था हम लोगों ने। रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल यही था, कुछ ऐसा याद है आप लोगों को। अभी सर्किट सिंबल पढ़े ना इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले सर्किट सिंबल पढ़े ना हम लोगों ने। अरे कल वाली क्लास में, पीछे वाली क्लास में पढ़ा ना हमने सर्किट सिंबल क्या है। कोई दिक्कत, बना लिया इसको, सबने लिख लिया भाई, भाई ध्यान से पढ़ ले, ये लिख लिया सबने। आगे बढ़े अब अगला देखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं, फिर इसकी यूनिट वगैरह क्या है, कैसे क्या लिखेंगे, रिमार्क लिखो जरा। तो हमने कहा कि अगर हम वोल्टेज, ध्यान से देखना, हमने ये कहा कि अगर हम वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा। ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया किसके किसके बीच में भाई, ग्राफ ड्रॉ किया आपने किसके किसके बीच में, वोल्टेज वर्सेस, तो इसका जो स्लोप आया हमें क्या दिया भाई, इसका स्लोप अपने को क्या दिया, जो इसका स्लोप होगा, स्लोप को आर हम लिख रहे हैं, यह क्या होगा, V अपॉन आई होगा। यहां से एक चीज ये क्लियर हो गई कि जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसका वाला रेजिस्टेंस आर क्या होगा, स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और स्लोप जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया, एंगल के होता है। किसके होगा, एंगल के। किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल से। क्या होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, जिसका जितना ज्यादा एंगल होगा, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, जरा समझाते हैं इसको, देखना कैसे। फर्स्ट एक ग्राफ हम बना दे रहे हैं, ये V है, ये क्या है, I है। अभी तो आप सबको पता ही होगा कैसे क्या। मैंने लिख दिया यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3। जरा बताना अपना, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 सही है या सेकेंड सही है आपका, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 सही है। जिस साइड इसकी ओपनिंग होती है ना, जिस साइड ये खुला होता है वो बड़ा होता है। मेरी बात समझ रहे हो, जब ये ऐसे लिखा होगा इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ये किस ऑर्डर में लिखा है, जब इसका मुंह उस साइड खुला होता है, इस साइड ऐसे खुला होता है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये क्या होता है, इसका मतलब ये बता रहा है कि R1 R2 से बड़ा है और R2 किससे बड़ा है, R3 से बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया R1, सबसे छोटा क्या हो गया R3। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। कौन से ऑर्डर में है, जिस साइड इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो R1 R2 से बड़ा है और R2 R3 से बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, R1 हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया, R3। इस केस में क्या है, R3 R2 से बड़ा है और R2 R1 से। तो सबसे बड़ा R3 हो गया, सबसे छोटा R1 हो गया। तो बताइए दोनों में कौन सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है आपका या सेकंड वाला, इस ग्राफ के हिसाब से फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सेकंड वाला सही है। कैसे सही है सेकंड वाला भाई बताओ, क्योंकि स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये वाला एंगल अपना θ1 है और ये वाला एंगल यहां से यहां तक कितना है भाई, θ2 है, और ये एंगल यहां से यहां तक क्या है, θ3 है। कौन सा एंगल सबसे बड़ा है भाई बताओ, θ3। उसके बाद क्या है θ2, उसके बाद क्या है θ1। तो हमने कहा था स्लोप क्या है, एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है, एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और
जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो स्लोप R3 का सबसे ज्यादा है, इसलिए रेजिस्टेंस भी इसका सबसे ज्यादा आएगा। तो R3 सबसे ज्यादा हो गया, R2 उससे कम, फिर R1 सबसे कम हो गया। कोई दिक्कत? अब ये कैसे भी देते हैं आप समझ जाएंगे ना, कंफ्यूज होंगे क्या बताइए। सेकंड मैंने लिख दिया ऐसे, देखो आप मुझे बताना क्या सही होगा। आपको ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आप इसको क्या करो जानते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। कौन से ऑर्डर में लिखो? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हम कह रहे हैं अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। ये मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताना। अब मैं कह रहा हूं अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इसको लिख लो R3, ये लिख लो आप R1, ये लिख लो आप R2। अब आप लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिखो भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसको। कितने जल्द लिख सकते हैं भाई इसको? जल्दी से लिखें। इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बताओ कितने जल्द लिख पाएंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस को सबसे पहले लिखना है, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़े वाले को। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो बीच में क्या आएगा? बीच में कौन आएगा? R3 आएगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई बताना जरा। R1 R3 और यहां क्या आ जाएगा? कई बच्चे ना R1 R2 R3 से याद करते हैं कि जिसके साथ जो नंबर लिखा है वही बड़ा होगा वही छोटा होगा। ग्राफ देखकर बताना है। कॉन्सेप्ट को ना लॉजिक के साथ बनाइएगा। ऐसे नहीं कि 1 2 3 जिसके साथ लिखा है वही छोटा है वही बड़ा है, ऐसे नहीं। ग्राफ से देखकर बताना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो उसका मुंह उस तरफ खुला होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो इसका मुंह क्या होगा, इस साइड खुला होगा। लिखने का पैटर्न समझ लेना। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे क्या करना है, पहले बड़ी वैल्यू को लिखना है, फिर छोटी वैल्यू, फिर सबसे छोटी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, फिर सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखना है। लिखने के तरीके पे भी ध्यान रखिएगा, यही सब चीजें कंफ्यूज करती हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बताया जा रहा है। आप समझ लो कैसे क्या है। कभी कभी वो कंफ्यूज कर देते हैं, हटाएं इसको, इसको हटा दूं, कोई दिक्कत? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान समझना आप लोग। लास्ट ईयर ना आपके बोर्ड में पूछे गए, स्पेशली इस ICSE बोर्ड में, ध्यान से देखना। कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ऐसे पूछते हैं, देखो कैसे। 3 4 कितने भी दे दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर दे दिए करंट और इधर दे दिए वोल्टेज। अब यहां आप नंबरिंग कर दिए भाई, बताओ। ये लिख दिया R2, ये लिख दिया R1, ये लिख दिया R3। अब हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ कौन सा सही है। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, बताओ। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक होगा क्या अपना R3 और क्या है भाई R1 और क्या है R2 है। दूसरा क्या है भाई R2 होगा, R1 होगा और क्या होगा भाई R3 होगा। कौन सा सही है इसमें? फर्स्ट वाला सही है क्या? अब यही गलती करेंगे आप। सेकेंड वाला क्यों सही है बेटा? हाँ नहीं बेटा, यही समझना है। इससे एक कॉन्सेप्ट ये समझना, इससे ये समझना कि जो रेजिस्टेंस वाला ग्राफ वोल्टेज वाले एक्सिस के जितना क्लोज है उसकी वैल्यू उतनी ही क्या है, ज्यादा है। कॉन्सेप्ट एक बनाना, जो रेजिस्टेंस वाला ग्राफ वोल्टेज वाले एक्सिस के जितना पास में है उसकी वैल्यू उतनी क्या है, ज्यादा है। R3 यहां इसके पास था तो R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद भाई R2 ज्यादा है क्योंकि R2 इसके पास में था। फिर इसके बाद क्या है R3 है, फिर क्या है R1 है। इस केस में भी देखो R3 इसके सबसे पास में था तो R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर R2 है, फिर क्या है R1 है। तो हम ये समझेंगे, ये कितना भी उल्टा सीधा कर लें, एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना कि जो रेजिस्टेंस का ग्राफ है वोल्टेज वाली एक्सिस को जो जितना पास में होगा उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां आप स्लोप से तो नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट क्योंकि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि R2 क्या है, वोल्टेज वाले एक्सिस के बहुत पास है, तो सबसे बड़ा क्या होगा R2, फिर क्या होगा R1, फिर क्या होगा R3। उल्टी हो गई कि नहीं चीजें? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सिस क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। एक्सिस ही क्या कर दिए, इंटरचेंज। अब तुम यही कंफ्यूज कर जाओगे क्योंकि हम तो ये पढ़ के जाते हैं यही ऊपर वाला ज्यादा होगा यही सबसे कम होगा, लेकिन वो गेम कर देते हैं यही। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एग्जामिनर कहां आपके साथ गेम खेल सकता है आप पहले से जानते रहो, तब आप फंसेंगे नहीं। अच्छे अच्छे गूगली में फंस जाते हैं, आउट हो जाते हैं, मतलब रॉन्ग कर देते हैं।
होशियार रहो कि कहाँ कहाँ चांसेस हैं फंसने के, उसको पहले से ही समझ के रखो। जब एग्जामिनर से एक दो कदम आगे या उसके साथ साथ सोचोगे तभी वो कुछ भी ऐसा नहीं बना पाएगा जो आपसे नहीं बनेगा। हर पॉसिबल कंडीशन को आप एक्सप्लोर किए रहो पहले से, तभी आपसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैंडल हो पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अदरवाइज वहां इतना प्रेशर होता है ना कि आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जो नहीं आ रहा है उसके सोचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर वही बच्चा जो एकदम काम होता है, वहां कूल होता है, रिलैक्स होता है, उससे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वहां बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है वहां पर, उससे अच्छे क्वेश्चन भी इजीली क्या हो जाते हैं, हैंडल हो जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं आ रहा होता वो प्रेशर में बेचारे आते हुए क्वेश्चन भी क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। दो चार क्वेश्चन ऐसा अगर मिल गए बोर्ड में तो हो गया भैया, साल भर की मेहनत क्या हो गई अपनी बर्बाद। फिर क्या पढ़े क्या लिखे सब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा पहले बताओ? R2 होगा, फिर क्या होगा, R1 होगा, फिर क्या होगा भैया? तो यहां कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि अगर ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, अगर ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्लोप के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? जिसका स्लोप सबसे कम होगा, जिसका स्लोप सबसे क्या होगा, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। अगर ग्राफ इस तरह से दे दिया, ऊपर करंट दे दिया, नीचे वोल्टेज दे दिया, जिसका स्लोप सबसे कम दिख रहा होगा आपका, उसका रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। या ऐसे समझ सकते हो कि आर जो है, मतलब कंफ्यूज मत हो, एक ही चीज याद रखो, क्योंकि स्लोप से ही पढ़े थे, स्लोप से ही ध्यान रखो। मतलब ये जितना ज्यादा कम होगा, ये जितना ज्यादा लेस होगा, ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कोई कहेगा क्या रेजिस्टेंस कभी स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ। कब? जब करंट वर्सेस वोल्टेज में ग्राफ ड्रॉ किया होगा। किस में ड्रॉ किया होगा? करंट वर्सेस वोल्टेज में। पहले हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज वर्सेस करंट, अब ये किस में ग्राफ हो गया? ये ग्राफ किस में है बताओ जरा, ये ग्राफ किस में आ गया? आप ये ग्राफ आ गया करंट वर्सेस वोल्टेज में। जब वोल्टेज वर्सेस करंट रहेगा तो सीधे वही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। लेकिन जब करंट वर्सेस वोल्टेज आ जाए, करंट वर्सेस वोल्टेज का मतलब ऊपर करंट है नीचे वोल्टेज, वोल्टेज वर्सेस करंट का मतलब ऊपर वोल्टेज है नीचे क्या है, करंट है। क्लियर है? कहां क्या लेना है कहां नहीं लेना है, समझ में आ रहा है ना? इससे थोड़ा सा चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्लियर हुआ? लिख ले जाओगे। तो ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? बोलो भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एक फाइनल क्वेश्चन देते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं, है ना? फोर्थ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में लिखना है? फटाफट लिख के बताओ भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखना है। जल्दी से बताओ क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका क्या बनेगा? कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है भाई? R3 है, फिर क्या है, R1 है, फिर क्या है, R2 है। वेरी गुड। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है अपनी? R3 है। फिर कौन सी है भाई? R1 है। फिर कौन सी है? R2। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? R2। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं समझा दूं। आपको देखना पड़ेगा ग्राफ किस में ड्रॉ किया गया, वोल्टेज वर्सेस करंट है कि करंट वर्सेस वोल्टेज। कंफ्यूजन बहुत होता है, देख लेना, इसलिए स्पेशली रिमार्क लिखवा रहा हूं आपको। हर चीज बुक में नहीं लिखा है, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नहीं फंस जाओगे। ठीक है, डन। चले आगे बढ़े। लिख लिया सबको? सब लोगों ने क्लियर कर लिया अपना? ठीक। अभी ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर रेजिस्टेंसेस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें, अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है ना, चीजें थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ध्यान समझना, मैं आपको बताता हूँ, नोट में करना। अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर सीबीएसई में आ गया था, ध्यान रखना है इसको। हम देखते हैं ना एग्जामिनर क्या सोच रहा है क्वेश्चन जब बनाता है, मैं इसकी सोच को काउंटर करता हूं।
कि जहां जो पॉसिबिलिटी है उसको तो अगर तुमने पहले से एक्सप्लोर कर लिया ना तो कोई चांस ही नहीं को फंसा ले तुम्हें, वो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना बना दे। उस सोच को पकड़ो, उस लॉजिक को पकड़ो कि वो कहां सोच रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हैं। अगर उनका एंगल ट्विस्टिंग का समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे इतने एंगल से मुझे भी घूम जाना है, बात बन जाएगी। एंगल समझ में नहीं आएगा तब कैसे ट्विस्ट करने को, तो आप 360 घूम जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। मैच करना चाहिए ना चीजें, तभी तो होगा। कहां आप क्वेश्चन को पकड़ लिए भाई ये करना है भाई करना है, ज्यादा एंगल बन जाएगा तब भी खराब हो जाएगा, कम बनेगा तब। जैसे मान लीजिए कोई हाइट भी बीम है, उसको आपको जंप करके पकड़ना है, एकदम ऊपर चले गए तब भी ढंग से नहीं पकड़ पाओगे, नीचे रह गए तब भी नहीं। बहुत अच्छा होगा कि आप लेवल पे ही आकर क्या करो, इसको पकड़ लो, है कि नहीं। तो जंप उतना ही करना है जितने में वो हाइट आप क्या करें, अचीव कर लें, उतना आ जाए तो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, लिखो अगर 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास, मान लीजिए लेट, मैं इसको यही करा दे रहा हूं, जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कराऊंगा फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं इसलिए तुरंत बता दे रहा हूं। लेट, एक मुझे यार वो वाली गन चाहिए जिसमें वो प्लास्टिक की वो रहती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ छोटी छोटी बॉल्स रहती हैं, जो मिलेगी वो मेले ओले में तो मिल जाती होगी। मैं चाहता हूँ मेरे पास होना चाहिए, मैं इसको डाले रखूंगा, जैसे कोई सोएगा फिर खटाक से मार दूंगा, मजा आ जाएगा एकदम, बच्चा एकदम एक्टिव हो जाएगा, जो भी रहेगा एकदम निशाना लगा के मारूंगा एकदम खटा से। रखो इसको बताएं, वो प्लास्टिक वाली होती है ना छोटी छोटी, वो खिलौने वाली जो होते हैं, वही रखो, यही रखे रहूंगा, जैसे कोई माहौल दिखेगा खटाक से मारूंगा, खट एकदम लड़का एकदम सर एकदम एकदम, अब नींद नहीं आएगी। रखो इसको, ढूंढो कहाँ मिलेगा इसको, मुझे पता लगा कि बताओ 1-2 दिन के अंदर, ये मुझे चाहिए। हाँ हाँ मुझे चाहिए, रखो इसको तो बताएं हम। हाँ वो लगना चाहिए थोड़ा सा, मतलब अरे हाँ बे, अरे बेवफा निकले तुम, अरे बेवफा निकले बे, तुम सही तो कह रही है। अरे वो भी कहे थे। हाँ क्या यार तिवारी, बेइज्जती करा दिया तुमने तो। बताओ लाओ, एक आध दो शिकार मेरे पास पहले से, पहले गन लाओ वो वाली बताएं। अरे वो वाली प्लास्टिक वाली। हाँ हाँ लेट वी लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स, लिखो जरा, लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का मतलब कुछ कंडक्टर हैं जिनको कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, हर एक कंडक्टर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना भाई। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड व्हाट R3, ठीक है। लिखो देयर, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन, फर्स्ट लिखो भाई, इन फर्स्ट लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, आप लिखते हैं आर इक्विवेलेंट या आर लिखते हैं सिंपल, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे या सिंपल क्या लिखेंगे आर, इन तीनों का डायरेक्ट सम करने पे आता है R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है R3 आएगा। R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है भाई R3 आता है। R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है R3 आता है। R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है R3 आता है। अब जरा मुझे ध्यान से बताना, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है R3 आता है। क्लियर। अब R1 R2 R3 क्या है ये मुझे नहीं पता है, चलो एक R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस क्या आता है R3 आता है। अब जरा मुझे बताना R1 R2 R3 के बारे में अपने को आइडिया नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है आपस में। R1 R2 R3 आपस में कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं ये नहीं पता है, तो एक ऑर्डर में मान लेता हूं इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, बाकी वो जो दिया रहेगा वहां समझ में आ जाएगा ना। जैसे R1 मान लो 2 ओम दिया है, R2 आपको 10 ओम दिया है, R3 आपको 20 ओम दिया है, तो समझ में आ जाएगा ना ये कौन बड़ा है कौन छोटा है।
अभी तो हम सिंबल मान रहे हैं, तो हम अपने तरीके से मान ले रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। सपोज करो हमने मान लिया सबसे बड़ा कौन सा है भाई, R1 R2 R3 में से मान लेते हैं R1 सबसे बड़ा है, R1 सबसे क्या है भाई बड़ा है, ठीक है। अब जरा मुझे बताना R1 सबसे बड़ा है, R1 सबसे बड़ा है, हमने ऐसे इन जनरल मान लिया, इन जनरल हमने मान लिया कि R1 सबसे क्या है इसमें बड़ा है, ठीक है भाई बढ़िया है, R1 सबसे बड़ा है तो अच्छी बात है। मुझे बताओ जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, जो इनका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है जानते हो, इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दो जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर आए। जैसे ऐसे समझो, तो तुम किसी मतलब दुकानदार के पास जाते हो कभी सामान लेने, मान लो चीनी लेने जाते हो, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए, नहीं पहले बाट वाला सिस्टम नहीं होता था, 5-5 ग्राम आधे केजी का, 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम के बाट रखते थे ना, बटकरा जिसको तुम लोग बोलते हो, बाट रख के उसमें तौलते थे फिर देते थे। आज भी पता नहीं यूज करते हैं कि नहीं कहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, नहीं तो पहले लोग करते थे उसको ना मेजर करते थे। जैसे मान लो आपको 1 केजी कोई चीज वे कराना है, मान तौलाना है, मतलब उसको चीनी है या कुछ भी है आपका, तो उसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए 1 केजी का उनके पास कोई बाट नहीं है, तो क्या करेंगे वो ½ केजी रखे, 200 का 2 ठो रखे, एक 100 ग्राम का रख दिए, हो गया 1 केजी, 1 केजी हो गया कि नहीं। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इन सभी को हटाकर एक 1 केजी का सिंगल बाट रख दिया हमने, सबको हटाकर, सबका मतलब 1 केजी ही था, सबको हटाकर क्या किया, एक सिंगल 1 केजी का बाट रख दिया हमने। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 2 था, ये 3 था, ये 5 था, टोटल मिलाकर 10 हो रहा था, तो इन तीनों को हटाकर एक सिंगल 10 ओम का रख दिया, तो बोलेंगे क्या है इसका, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मतलब तीनों को हटाकर इन तीनों को मिलाकर जितना रेजिस्टेंस आ रहा था उतना रेजिस्टेंस का एक सिंगल हमने रख दिया रजिस्टर इसमें, समझ में आई बात। तो इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों को सम करने पे आ रहा है, तो हमने देख लिया भाई कितना आ रहा है, बेटा मुस्कुरा रहा है, 3 से किसको रिप्लेस कर रहा है, कौन आ गया इक्विवेलेंट में, अच्छा बेटा देख, तो R1 प्लस R2 प्लस क्या आ गया R3, R1 प्लस R2 प्लस क्या आ गया R3 आ गया। जरा देखो यार, तो यहां मुझे बताओ जो R इक्विवेलेंट है, जो R इक्विवेलेंट है, जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट है, ये बताओ क्या R इक्विवेलेंट है, ये क्या सबसे ज्यादा होगा क्या, तो हम कह देंगे कि R हमारा R1 से भी ज्यादा है, R हमारा R2 से भी ज्यादा होगा, R हमारा क्या होगा भाई R3 से भी ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, क्या बताओ मुझे, क्योंकि R जो है इन तीनों को सम करने के बाद मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है R की जो वैल्यू होगी R1 से भी ज्यादा होगी, R2 से भी ज्यादा होगी और R3 से भी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा ज्यादा, क्योंकि जो R है इन तीनों का सम करने पे आ रहा है, तीनों का क्या है सम करने पे आ रहा है। जब सपोज करो ये 2 था, ये 3 था, ये 5 था, तो तीनों को ऐड किए 10, तो ऑब्वियस बात है 10 2 से भी ज्यादा होगा, 3 से भी ज्यादा होगा, 5 से भी ज्यादा होगा, समझ आ रही है अपनी बात। तो ये जो R इक्विवेलेंट आया ये तीनों से ज्यादा होगा। अगर इनको मुझे ग्राफ में लिखना होता तो कैसे होता, अगर इनको अपने को ग्राफ में लिखना होता तो कैसे होता, ध्यान से देखना, इनको अपने को अगर ग्राफ में लिखना होता तो कैसे होता, ये है वोल्टेज V, ये है करंट I, तो बताओ जरा क्या होगा। ये मान लेते हैं R1 R2 R3, कौन सा R1 है कौन सा R2 कौन सा R3 इसमें बताओ, सबसे नीचे वाला क्या होगा R3, क्योंकि सबसे कम यही है ना, ये क्या होगा अपना R2, ये क्या होगा R1, लेकिन ये वाला ग्राफ किसका होगा, सबसे ज्यादा है ये R का होगा, तो सबसे ऊपर किसका आएगा, सबसे ऊपर किसका आएगा R का, जो इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टेंस है उसका आएगा। बात समझ आ रही है, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो किसका होगा भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला होगा। समझ में आ रही बात, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना कुछ, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है तो ऑब्वियस बात इसका स्लोप भी सबसे ज्यादा आएगा। क्लियर हुआ, बोलो भाई। अगर यही हमने ग्राफ उल्टा कर दिया तो कितने लोग ड्रॉ कर पाएंगे, जल्दी से बताना। अगर यही हमने ग्राफ उल्टा कर दिया तो अब मुझे बताना, सब लोग ड्रॉ करना, देखें कितने जन कर पा रहे हो भाई। इधर हमने करंट कर दिया, इस साइड हमने करंट कर दिया, इस साइड हमने वोल्टेज कर दिया, तो ग्राफ कितने जन ड्रॉ कर पाएंगे, इस ग्राफ को कितने जन ड्रॉ कर पाएंगे, जल्दी से बताएं हमें, इस ग्राफ को कितने जन ड्रॉ कर पाएंगे। अरे भैया अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं इसलिए करा रहा हूं, एग्जामिनर जहां सोचेगा वहां उसकी सोच से 2 कदम आगे सोचेंगे हम लोग, ताकि कुछ भी नया बनाए तो अपने को आता रहे, है ना, कुछ ऐसा। केवल उतना ही पढ़ के जाओगे तो काम नहीं बनेगा, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए आपको, तभी जाकर मजा आएगा। बताओ भाई कितने जन कर सकते हैं, इसको बताएं। बेटा R कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा, वेरी गुड। और R1 R2 R3 में कौन सबसे बड़ा है भाई, R1 R2 R3, बताओ देखो कौन सा है,
कौन सबसे बड़ा है इसमें, R1 R2 R3? R3 बड़ा है बेटा, R1 बड़ा है ग्राफ। सबसे नीचे कौन सा आएगा, R1 R2 R3। तुम्हारा देखिए बच्चा, गुड़िया, ला गुड़िया तू दिखा बेटा, तुम इतना लिखते हो तो मेरी तो आंखें निकल जाएंगी गोटियों की तरह। हाँ बेटा, इतना छोटा न लिखो कि एग्जामिनर कॉपी से करे तो बाद में उसकी आंखें निकल के आ जाए, उसको लगे ये गोली कहाँ से आ गई, बाद में चले मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या आ गया क्या आ गया। बनाई, जरा दिखा दो। नोट्स वोट्स बना रही हो कि सब हवा में ही चल रहा है? नोट्स बनाती हो, कॉपी में फेयर, कॉपी में लिखती हो, यही फेयर है, इससे खराब कौन लिख सकता है। अरे पेन पेंसिल यूज करो। कोई और भी कॉपी बनाई है फिजिक्स का, वन शॉट वाली, वन शॉट वाली कॉपी बनाई है कि नहीं? हाँ, फिर कौन सी कॉपी दूसरी बनी है? अरे ऑनलाइन वाली बना रही है ऐसे। अरे तो मैं बस देखने के लिए कह रहा हूँ, बनाई हो ऑनलाइन वाली? कितने चैप्टर का लिखी है, कौन कौन से चैप्टर हो गए? लाइट हो गया पूरा? कल लेकर आना, जरा दिखाना मुझे। तुम कौन सा लिख रही हो? हाँ, तुम भैया, तुम्हारा लिखी तुम, हाँ तुम तो लिख रहे हो, तुम भैया, तुम जनाब, हाँ? लाइट का, ला दिखाओ। तुम बच्चा कौन सा बना रहे हो, ये लिख रहे हो? तुम भैया कल लाओगे इलेक्ट्रिसिटी? हाँ कल दिखाओ बेटा, आप भैया कल दिखा देंगे। अच्छा कल सब लोग लाओ भाई, कल सबकी कॉपी चेक करेंगे, चाहे एक आध क्लास मुझे रोकनी पड़े, कल सबकी कॉपी चेक होगी, डेफिनेटली कल कॉपी चेक करेंगे भाई। आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस तो वहीं से होगा, और तुम ही लेकर आना जो बना रहे हो, जो भी बना रहे हो लाओ, मैं बताता हूँ कैसे क्या, ठीक, क्योंकि हर चीज सही होना चाहिए ना, हमें पता है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खुश रखने को दिल को ये ख्याल अच्छा है, लेकिन देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है, ऐसे बताना ठीक नहीं। कल लेकर आना सब लोग, सब लोग लेकर आओ भाई कल। तो यहाँ सबसे नीचे क्या आएगा, पहले R1 R2 R3 की बताओ, कौन सबसे नीचे आएगा भाई? R1, फिर क्या आएगा? R1 आएगा, यहाँ क्या आएगा? R2 आएगा, यहाँ क्या आएगा? और बताओ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कहाँ आएगा, R1 के नीचे आएगा या R3 के ऊपर? ये आएगा नीचे, ये इक्विवेलेंट वाला होगा। यही डिफरेंस है बच्चे, यही कंफ्यूज करने जाते हैं कहाँ क्या है क्या नहीं, जब ग्राफ बदलेगा तभी ये सब चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं? हटाए इसको, हटा लो भाई, लिखो इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ आ गया? लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हटाओ इसको। दूसरा लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे भाई। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा जरा ध्यान से देखना भाई। 1/r इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, यही है 1/r इक्विवेलेंट। इस केस में क्या होता है, रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आता है। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, उल्टा करके सम करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आता है क्या हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या आता है अपना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस केस में जो आर इक्विवेलेंट आता है, अभी देख लो इसको बाद में करेंगे अभी हम। इस केस में जो आर इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटा आता है, R1 से भी छोटा आता है, और क्या होता है भाई, R2 से भी छोटा आता है, और R3 से भी क्या होता है, ये छोटा आता है, और ये R3 से भी क्या आता है, छोटा आता है। ध्यान रखना, ये सबसे छोटा होगा, R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, चाहे कोई कुछ भी हो, ये सबसे छोटा आएगा। आ रहे मैडम, बेटा क्लास तो कर ले अभी। हाँ आप लेते हैं।
अब कंडीशन अभी भी लगा रहे हैं भाई हम, क्या भाई, कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन, अभी भी वही लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिसमें जो R इक्विवेलेंट आया, इसमें जो R इक्विवेलेंट आया, कौन कितना ज्यादा है कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू सभी से कम आएगी। सीरीज में देखो सभी से ज्यादा आ रहा था और पैरेलल में सभी से कम आ रहा है इक्विवेलेंट, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर वोल्टेज वर्सेस आई ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो वोल्टेज वर्सेस आई, तेरे ऑनलाइन में अगर इतना बता देंगे तेरी फीस माफ कर दूंगा, तो नोट्स दिखाना मुझे उसका, ये क्वेश्चन प्लस पहले तो इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना बता दे रहे हैं, तो मेरा समझी, मतलब उन सब से परे किताबों में रहकर नहीं पढ़ाते हम, एग्जामिनर की सोच को काउंटर करते हैं, जो किताबों को देख कर करते हैं वो वाले काम अपने नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ डिटेल में पढ़ाना, अच्छे से बनाना, पढ़ना, तभी सब बनेगा। और गारंटी के साथ बोलूंगा, तुम्हें नहीं आया तो वहां किसी को नहीं आएगा, चाहे तो रम खा बैठे हो वहां, किसी से नहीं बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके जाना, जितना पढ़ा रहे हैं जितना करा रहे हैं उतना करके जाओगे तभी, चाहे कोई किसी भी किताब से पढ़ जाए, किसी से भी पढ़ के जाए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। तुम समझ पा रही है, इस लेवल का चलता है बढ़िया, नहीं समझे? इसलिए नोट्स बनाना, प्रॉपर लिखना, ठीक। कल दिखाना, मैं देखूंगा, कल यही लाइव टेलीकास्ट चलेगा कितना कितना लिखी, कैसे कर रही है और कितना लिखाया गया है, ये भी तुम्हें रियलिटी पता चलेगा। हाँ ठीक। अब मैं नोट्स देख कर बता दूंगा कौन किस बाबा का नोट्स है, नोट्स देख के बता दूंगा कौन से बाबा का नोट्स है, तो तुम बताना कि ये सही बोल रहे हैं कि सर गलत, ठीक है? 100% देख के बता दूंगा। मुझे पता है कि इन दरियों में कितनी गहराई है, मैं समंदर हूँ, मुझ में आकर दरिया मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है, लेकिन मैं देख कर बता दूं कौन सी दरिया है, किसका पानी मीठा है, किसका खारा है, किसका मटमैला है, सब देख के समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, तो वोल्टेज वर्सेस आई में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देख जरा यहाँ, वोल्टेज वर्सेस आई में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऊपर वोल्टेज होगा तो सबसे ज्यादा कौन सा है भैया, R1 है। अच्छा, पीछे वाले हम लोगों ने सही, सबसे नीचे कौन सा आएगा, सबसे नीचे कौन सा आएगा, सबसे नीचे कौन सा आएगा, R3 आएगा। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? अब जरा मुझे बताना, जो R इक्विवेलेंट है वो R1 के ऊपर होगा, R3 के नीचे होगा? R3 के नीचे होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो क्या आएगा, नीचे आएगा। समझ में आ रही बात? बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो उसके सेकेंड केस में आया था, ये इसके क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में आ जाएगा। अगर यही करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ होता तो I वर्सेस V का ग्राफ होता, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ होता, तो अगर ये करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ होता तो बताओ कौन ऊपर होता कौन नीचे, बताओ भाई, कर लेंगे आप लोग? जल्दी से बताओ, कितने लोग बता पाएंगे, ये देखेंगे हम जरा। करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ होता तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे, जल्दी से बताए भाई, कौन ऊपर होगा कौन नीचे, बताओ भाई। R सबसे ऊपर हो जाएगा, R1 R2 R3 हो जाएगा, वेरी गुड। यहां क्या आएगा, यहां आएगा R1, यह आएगा R2, ये क्या होगा, होगा यही। और बताना, ये हमारा R हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? असली गेम तो अब शुरू होगा, असली गेम तो अब शुरू होगा। हटाएं इसको, हटाएं इसको, हटा दूं, हटा दे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, अभी तक तो इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड बना रहे थे, उसको समझने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। देखो यार, अब वो कहेंगे 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर कौन कौन से भैया, जिनका रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 और क्या है भाई, R3। 3 रजिस्टेंसेस हैं अपने पास, 3 रजिस्टर के 3 रजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, बढ़िया है। कंडीशन अभी भी कुछ लगा देते हैं, कोई ना कोई किसी से तो बड़ा छोटा होगा ही, जो भी होगा, कभी कभी नहीं दिए रहेंगे, कभी कभी दिए भी रहेंगे, दिए रहेंगे तब भी आप बना ही लेंगे, नहीं दिए रहेंगे तब भी आप बना लोगे, कोई दिक्कत है क्या? पहले केस में मान लेते हैं क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन एकदम क्या है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस ये बोल दिया कि 3 रजिस्टर हैं, इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है
अभी कुछ का नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, एकदम क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, साइलेंट क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में क्या करना होगा, अगर इसके सीरीज कॉम्बिनेशन का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, और पी इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3। क्या आप सभी ये जानते हैं कि P की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी, R1 से भी ज्यादा होगी, R2 से भी ज्यादा होगी और R3 से भी ज्यादा होगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका क्या बनेगा भाई बताओ, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, कोई बताए मुझे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका क्या बनेगा, अगर इसका मैं Q लिखूं, 1/Q इक्वल टू क्या होगा, 1/R1, 1/R2, 1/, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो मान लिए वो Q है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिए वो क्या है भैया, Q है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं P ज्यादा होगा या Q ज्यादा होगा, कंक्लूजन बताना मुझे, P की वैल्यू ज्यादा आएगी या Q की वैल्यू ज्यादा आएगी, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, P का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, P का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किससे, Q से। यही रिमार्केबल पॉइंट है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन ग्राफ में दिए थे। अब मुझे बताओ अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो, दोनों तरीके समझेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना हो कितने जन इसको ड्राफ कर पाएंगे, वोल्टेज और करंट में केवल P और Q को ही दिखाना है, सीरीज और पैरेलल वाले को ही दिखाना है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वोल्टेज वर्सेस करंट में दिखाना होगा तो कौन ऊपर कौन नीचे, ऊपर होगा P, नीचे क्या आएगा Q, यही सेम क्वेश्चन पूछे वो। इस केस में कौन ऊपर कौन नीचे, यही सेम क्वेश्चन पूछे, कोई दिक्कत है, बस एकदम टिपिकल वाले क्वेश्चन में था ये, कॉम्पिटेंसी वाले में, एनालिटिकल वाले में, लॉजिकल वाले में था। बताओ क्या आंसर कर ले जाओगे, आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी नहीं, कंफ्यूज नहीं कर जाओगे क्या है क्या नहीं, समझे, कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरा केस ये बनता है, मैं इसको हटाऊं, हटाऊं, इससे हटाएं, लिख लिया, लिखा। दूसरा केस ये बनता है कि अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर तो मान लेते हैं कि R1, R2, R3 में ये रेजिस्टेंसेस हैं, अगर तो इसमें मान लेते हैं कि कुछ दिया है, क्या दिया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 दिया है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, सीरीज में क्या आ रहा है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो P है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या है भाई, Q है। तो कौन ज्यादा है इसमें क्लियर है, P और Q में से क्या ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है आपको, क्या ज्यादा होगा, P ज्यादा होगा या Q ज्यादा होगा, क्योंकि सीरीज का ज्यादा आता है तो P ज्यादा होगा Q कम होगा। अब R1, R2, R3 को भी दिखाना है और P और Q को भी दिखाना है, कितने जन कर पाएंगे, R1, R2, R3 को भी दिखाना है, P और Q को भी दिखाना है, कितने जन दिखा पाएंगे, बताओ क्या सब लोग कर पाएंगे, जल्दी से बताओ। R1, R2, R3 को भी दिखाना है, P और Q को भी दिखाना है, जल्दी से शो करो इसको, R1, R2, R3 को भी दिखाना है, P और Q को भी दिखाना है, बहुत डिटेल में बताना, इसको ध्यान देखना, R1, R2, R3 को भी दिखाना है, P और Q को भी दिखाना है, कितने जन कर पाएंगे जल्दी से बताएं, R1, R2, R3 को भी दिखाना है, P एंड Q को भी दिखाना है, कितने जन दिखा पाएंगे जल्दी से बताओ भाई, R1, R2, R3 को भी दिखाना है, P एंड Q को भी दिखाना है, कितने जन दिखा पाएंगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा भाई, जल्दी बताओ। R1, R2, R3, R1, R2, R3, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया पहले R1, R2, R3 को दिखाओ, इसमें कहाँ R1 होगा कहाँ R2 था, कुछ कुछ पुष्पा मैंने देख ली है, बाकी तुम समझदार हो, अरे यार थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड, थैंक यू सो मच।
कल इसको थप्पड़ मार चुकाएंगे। हाँ चल भाई कर इसको। तो सबसे नीचे क्या आएगा बता भाई, सबसे नीचे क्या आएगा, R1 R2 R3 में क्या आएगा, R3, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, P और Q में बताओ कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, P आएगा, नीचे क्या आ जाएगा भैया, Q आ जाएगा। इसमें बताओ ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, कौन ऊपर कौन नीचे बता भाई। सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे नीचे, और बीच में बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, R3 R3 होगा ये। तो ये R1 होगा। क्या सबको ग्राफ समझ में आ गया? अगर इसमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा समझ में आया, पूरा जाकर ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये पूरा हुआ, तब जाकर ये ग्राफ समझो कि अब इस पे कुछ भी आ जाए आपसे बच गया तो मतलब सबसे बच गया। इतना कमांड बना के जाओ इस पे, ठीक। सब रिवीजन प्रैक्टिस करो, नोट्स पे कमांड बना लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है, पढ़ने लिखने से नॉलेज से आता है। वो प्रैक्टिस करोगे, जैसे बताया जा रहा है करोगे, आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? डन। रोके इसको, अभी मैच करते हैं, फिर बाद में आप लोग देखेंगे। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।